हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लासेस चला रहे हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन आज की जो क्लास है दोस्तों वो थोड़ी सी हटके है। हमारे जो सीक्वेंस चल रहा है ज्योग्राफी और हिस्ट्री की उससे थोड़ी सी हटके। पिछली क्लास को भी मैंने थोड़ी सी उससे हटके ही डाला था, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा किया था। आज की जो क्लास है उसको हम लोग चर्चा करें, उसमें चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर आप 2021 या 22 तक 23 तक 25 के आसपास तक अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम लिखने के बारे में सोच रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 4-5 साल में ये मुद्दा हमेशा बना रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है आने वाले अगले इलेक्शन से पहले ही, अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारी सरकार ने ये वादा किया है किसानों से, किसानों की आय को हम दोगुनी कर देंगे। तो उस समय तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। जब तक ऐसा हो नहीं आता, हर साल पूछने का चांस बना रहेगा कि किसी न किसी एग्जाम में पूछता भी रहेगा कि कृषि बिल जो है वो क्या है, कैसे व्यापार, इसमें क्या लाभ है। अगर हम किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है तो इससे कुछ लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, एक्सेट्रा बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम अगर लिखने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो दोस्तों। ये जो आप जैसे जानते हैं कि इस बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में तो हद ही हो गया। आप जैसे जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। मैं क्या बोलूँ, पूरे राज्यसभा और लोकसभा का प्रतिष्ठा जो है वो आप समझ सकते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा बोलने की क्या हो सकता है। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं उससे आप उसको पॉलिटिकल नज़र से ना देखें, पॉलिटिकल एंगल से इसको ना देखें। इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। जो इस इस बिल का रियलिटी है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, जानेंगे इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि कृषि बिल है क्या। कृषि बिल क्या है जो गवर्नमेंट लाई है, जो पास हो गया है अब, जैसा कि आप जानते हैं। फिर हम ये जाने हैं कि इस बिल का गवर्नमेंट जो तर्क दे रही है उसके पीछे क्या तर्क है। गवर्नमेंट जो तर्क दे रही है कि इस बिल से किसान को लाभ होगा, तो वो क्या है, लाभ क्या है। ठीक है, इस बिल में प्रावधान क्या किया गया है, लाभ क्या है, यानी कि सरकार का तर्क। दोस्तों लाभ कहने का मतलब सरकार जो तर्क दे रही है वही लाभ है। और विरोध हो रहा है इस बिल का, बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो फिर विरोध जो हो रहा है उसको हम लोग हानि में गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हानि क्या है, इस बिल का लाभ और हानि। साथ ये भी देखेंगे कि जो विरोध हो रहा है क्या वास्तविक विरोध है, वो आप भी जज करिएगा। इस जब वीडियो देखने के बाद से इस बिल के बारे में जो आप पूरी जानकारी आप इकट्ठा करिएगा तो आप भी जज करिएगा कि बिल का जो विरोध हो रहा है क्या वो उचित है विरोध, या फिर ऐसे ही उसके पीछे पॉलिटिकल मुद्दा है, विरोध करने के पीछे जो पॉलिटिकल रीजन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बिल है, ये जो ऊपर वाला जो 2 बिल हैं, ये जो देख रहे हैं आप, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, पहला ये है। दूसरा है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो बिल है गवर्नमेंट ने जून महीने में 2 अध्यादेश लाई थी। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? अध्यादेश वो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ संक्षेप में, हालांकि जब हम पॉलिटी पढ़े तो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर देश की संसद उस समय सत्र में ना हो और कोई ऐसा ज़रूरी कानून गवर्नमेंट समझती है, कार्यपालिका समझती है कि कोई ऐसा कानून लाना पड़े, तो आप जानते हैं कि कोई भी कानून अगर देश में लागू होता है तो सबसे पहले उसको लोकसभा, राज्यसभा और संसद से, एक तरह से संसद में तीनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो संसद से पारित कराना होता है। लेकिन अगर संसद सत्र में ना हो तो उस समय कानून लाना जरूरी हो तो सरकार विधेयक ला देती है, लेकिन विधेयक को अगला सत्र जब चालू होता है तो उसमें पास कराना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब संक्षेप में आप अध्यादेश ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट द्वारा एक कानून बनाने के पहले ही, जैसे संसद सत्र में ना हो तभी एक कानून अगर कोई ज़रूरी हो तो एक अध्यादेश ला दिया जाता है और उसको संसद सत्र जब स्टार्ट हो तो उसको पास कराना होता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो दो बिल हैं, जो ऊपर का दो अध्यादेश जो दो बिल दिख रहे हैं, वो दो अध्यादेश जून में लाई थी गवर्नमेंट, दो अध्यादेश जून में और तीसरा अगस्त में लाई थी। ये तीनों अध्यादेश जो लाई थी गवर्नमेंट, अब उसको कानून बनाना है तो विधेयक के रूप में संसद में पेश होगा, और जब संसद से पास होगा तो वो कानून बन जाता है, बिल जो होता है वो कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये उसी अध्यादेश का अब कानूनी रूप हो जाएगा ये, अगर बिल जैसे हो गया, बिल पारित हो गया, प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर बस बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कृषि बिल क्या है ये जान लीजिए। पहला है, 3 विधेयक था, 3 बिल है ये। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ठीक है दोस्तों, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन तीनों को हम एक एक करके चर्चा करते हैं और तीनों के बारे में बहुत डिटेल से हम जानने का प्रयास करेंगे कौन क्या है। तो दोस्तों मैं एक पहला उठाता हूं और ये दो को डिलीट करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं किससे, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला को मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझिएगा, और अब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है तो उसको एकदम आसानी से आप इस वीडियो को देखने के बाद से आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, अब इस पर इतना बवाल हुआ दोस्तों कि बीजेपी का ही एक मंत्री ने, बीजेपी का ही एक मंत्री वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आप जानते हैं। तो मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं केवल काम से काम, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए जो भी लाभदायक है उसी बात पे चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट प्रावधान कर रही है, गवर्नमेंट का तर्क है कि इसमें प्रावधान किया गया है, इस बिल में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की मंडी एपीएमसी जिसको बोला जाता है से बाहर अपना फसल बेच सकती है। देखिए अभी तक प्रावधान क्या था कि अगर किसान कुछ फसल उगा रहा है तो उस फसल को वो केवल राज्य सरकार की एक मंडी होती है जिसको एपीएमसी बोलते हैं। हम इकोनॉमी में इसका बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूँ तो आप इतना समझ लीजिए कि राज्य सरकार की एक मंडी होती है वो, हालांकि इसको हम लोग बताए इकोनॉमी में पढ़ेंगे एपीएमसी होता क्या है, किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी होती है, तो उस सब बातों पे अभी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग फिलहाल इतना जानते हैं कि इस बिल में ये प्रावधान है कि सरकार की जो मंडी है एपीएमसी से बाहर किसान अपनी अनाज बेच सकता है। दोस्तों अभी तक का प्रावधान क्या था कि सपोज कीजिए कि अगर हम इसको एक मंडी मान लेते हैं और इधर का एरिया का जो भी किसान है दोस्तों, अगर हम इसको किसान मान लेते हैं तो ये किसान ये अपनी उपज को केवल इसी में बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता था। ठीक है दोस्तों, अगर कोई किसान है तो इस मंडी में बेच सकता था। अब होता क्या था दोस्तों, इससे परेशानी क्या थी कि सपोज कीजिएगा अगर यहाँ पे एक तो यहाँ पे बिचौलिए बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है दोस्तों, बिचौलिए बहुत ज़्यादा होते थे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे बिचौलिए खड़े हैं, दलाल जिसको हम लोग बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। अब ये जाते थे किसान तो उसको औने पौने दान पे चलो हम बिकवाते। होता क्या था, प्रॉब्लम क्या था दोस्तों कि 100 किसान यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम है कि कतार लगा के लंबी लाइन में खड़े होने पड़ते थे अपने अनाज को। अगर मौसम ख़राब हुआ, बारिश होती थी, यहाँ पे बहुत सारे किसानों का अनाज यहीं पे सड़ जाता था। इतना भी ऐसा हो गया था, व्यवस्था ऐसा हो गई थी कि यहाँ पे सपोज कीजिएगा अगर कोई किसान है जो 100 टन गेहूँ लेके पहुँचा है, अगर उसका बारी एपीएमसी में जाने का अगर 10 दिन बाद आए, तब तक बीच में बारिश हो गया तो वहीं पे उसका सारा अनाज सड़ सकता है भीग के। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद से बिचौलिए अलग से परेशान करते थे, साथ ही इसको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता है। इस मार्केट के लिए, इस बाज़ार में बेचने के लिए कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता है। इन सब बातों को पहले इस बिल को लाने से पहले ये प्रावधान था। बिचौलियों को कुछ देना पड़ता है, वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा अनाज अगर पहले बिकवा देता हूँ तो तुम मुझे कुछ टैक्स दे दो, वैसे उसका भी कुछ टैक्स बंधा हुआ होता है कि आप इतना टैक्स मुझे दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले का प्रावधान था। लेकिन अब क्या है, अब ये कर दिया गया है कि अगर ये किसान अपने जो अनाज उगाते हैं वो अपनी फसल को ज़रूरी नहीं कि इसी मार्केट में ले आके बेचे, एपीएमसी में ही ले आके बेचे, इस फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। तो यही लिखा गया है कि एपीएमसी से बाहर भी अपनी फसल को बेच सकता है किसान। ठीक है दोस्तों, एपीएमसी जो सरकार की मंडी होती है उससे फसल को उससे बाहर भी बेच सकता है। अब हम देखिए सरकार के इसके पीछे का तर्क, इस बिल का हम लोग एक एक बिल का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट बिल ये था, इस बिल
सरकार इसके पीछे ये बिल जो लाई है, इसके पीछे का सरकार तर्क क्या दे रही है, यानी कि इस बिल से लाभ क्या गिना रही है, और अगर विरोध हो रहा है, अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि विरोध का कारण क्या है जिसको हम लोग हानि बोल सकते हैं, और सरकार का तर्क क्या है जिसको हम लोग लाभ बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लाभ देखिए दोस्तों, इसे ऊपर लिखा गया है, किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी किसी भी संस्था या व्यक्ति को बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस बिल में कहा गया है कि किसान, अब मैं अभी पहले आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं कि इसी मंडी में बेचे, किसान अपनी फसल को जहां चाहे, जिस संस्था को चाहे, जिस व्यक्ति को चाहे, उस व्यक्ति को बेच सकता है। इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इसी मार्केट में बेचना है, इसी मंडी में बेचना है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं। आप आपका अपना फसल है, आप उसको जहां चाहें किसान वहां बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा है किसानों को मोल भाव करने की क्षमता बढ़े। अगर सपोज कीजिए कि हम जैसे एक मार्केट है, तो आप डिसाइड प्राइस, अगर मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है कि 10 रुपये के जी हम गेहूँ लेंगे, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 10 रुपये के जी गेहूँ लेंगे, तो इस पूरे मार्केट में मंडी में 10 रुपये के जी आपको गेहूँ बेचना होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ भी मंडी है, यहाँ भी मंडी है, यहाँ भी मंडी है, अगर यहाँ पे 10 रुपये के जी ले रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है 10.5 ले, यहाँ पे 11 ले, यहाँ पे 12 ले। तो किसान अपने अनाज को, चाहे ये मंडी इसको व्यक्ति भी मान सकते हैं, कोई संस्था भी मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए, तो किसान के पास मोल भाव करने की क्षमता बढ़ेगी कि हम यहाँ ना बेच करके अपने अनाज को कहाँ बेचेंगे, यहाँ पे, जहाँ पे किलो पे 2 रुपया प्रॉफिट होगा। तो दूसरा लाभ है किसान की मोल भाव करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, किसानों की मोल भाव करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तीसरा है इससे एक देश एक बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसी बात पे जोर दे रही है कि इससे एक देश एक बाजार को प्रोत्साहन मिले। अब थोड़ी सी हम इस बात को चर्चा करेंगे, एक देश एक बाजार कैसे बन रहा है। तो दोस्तों एक देश एक बाजार कहने का मतलब है कि किसान, अगर मान लीजिए कि बिहार का कोई किसान है और वो अपने अनाज को भारत में कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, यानी कि उसके लिए अब ये नहीं है कि आपको अनाज को अपने ही स्टेट में बेचना हो, चाहे अपने ही मंडी में बेचना हो, तो इससे एक देश और एक बाजार को प्रोत्साहन मिल रही है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट इसी बात पे जोर दे रही है। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये जरूरी भी है, क्योंकि कुछ स्टेट हैं जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है और कहीं बिल्कुल नहीं उगाई जाती है। तो हम चाहे तो उस स्टेट में भी ले जाके बेच सकते हैं अपने सामान को, जहाँ पे वो चीज़ें उगाई नहीं जाती है, तो वहाँ पे अच्छे भाव मिलेंगे, अच्छे किसानों को प्रॉफिट हो सकती है। तो ये एक देश एक बाजार को प्रोत्साहन कर रही है। ठीक है, टैक्स नहीं देगी। अब सपोज कीजिए कि मंडी में हम बेच रहे थे, तो कुछ बिचौलियों को देना पड़ता था, कुछ टैक्स देना पड़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से टैक्स नहीं, तो साथ ही बिचौलियों कमीशन नहीं, तो सामान सस्ता होने का चांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बातों को समझ रहे होगे इस लास्ट वाला पॉइंट को। अगर किसी चीज़ पे टैक्स ना दे, बिचौलियों को कीमत ना दे, सपोज कीजिए हम 10 रुपये मार्केट में ही बेच रहे हैं, 2 रुपये किलो में बिचौलिया ले रहा है, 2-3 रुपये मार्केट में टैक्स दे रहे हैं, तो इस सब बातों को 15 रुपये हो जाता है। तो फिर 15 रुपये के हिसाब से वो कंपनी लेगी, और कंपनी उससे लेगी, तो कंपनी अगर कुछ चीज़ उससे बना रही है तो उसी हिसाब से मार्केट में बेचेगी। तो आप इस बातों को शायद समझ रहे होंगे। अब देखिए इस बिल से जो बिल के पीछे का विरोध का कारण क्या है, और इसको हानि में क्या, हम हानि में बोल सकते हैं उसको। तो सबसे पहला हानि है, जो पहला विरोध का कारण है। अब आप जज कीजिएगा कि सचमुच ऐसा है कि इसके पीछे केवल पॉलिटिकल कारण है। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। अगर आप कोई बिल या कोई विधेयक, चाहे कुछ भी ला रहे हैं, कोई कानून पारित कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मिसयूज होने का चांस जरूर बना रहता है। ठीक है दोस्तों, 100% परफेक्टनेस किसी चीज़ में नहीं होती है। तो हो सकता है कि इस बिल में भी कुछ हो, तो आप देख लीजिए, मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया है। फर्स्ट इसका हानि है कि मंडी का महत्व समाप्त हो जाएगा। जैसे कि ये मंडी है, इससे कुछ राज्य सरकार को टैक्स होती थी, APMC जिसको हम लोग बोलते हैं, APMC, इससे राज्य सरकार को कुछ टैक्स मिलती थी। तो मंडी का महत्व समाप्त हो जाएगा। अब किसान अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है, तो मंडी की जरूरत क्या है, तो मंडी का महत्व समाप्त हो जाएगा, तो राज्य सरकार को टैक्स नहीं मिलेगी। इस तरह से राज्य सरकार की कुछ इनकम कम हो सकती है। दूसरा है दोस्तों, खरीदार को, देखिए इसमें प्रावधान किया गया है कि जो सामान जैसे कि मंडी से बाहर भी बेच सकता है, तो मंडी से बाहर मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी कहीं भी किसी संस्था या किसी व्यक्ति को बेच सकता है। तो व्यक्ति जो पैन कार्ड धारक होगा या आधार कार्ड धारक होगा वो खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज कीजिए कि खरीदार जो पैन कार्ड धारक है, कोई भी उद्योगपति है, जो अब भारत का उद्योगपति, तो उसके पास ऑफिशियली उसके पास पैन कार्ड होगा, तो पैन कार्ड होगा तो वो उद्योगपति उसको खरीद सकता है और जमाखोरी कर सकता है। सपोज कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है
आप किसी चीज़ को, कोई अनाज हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उसको खरीद के जमाखोरी कर सकता है और बाद में उसको कालाबाजारी, यानी कि अभी सस्ते दाम पर खरीदेगा, जब उसको मार्केट में जब वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी तो उसको महंगे दाम पे बेच सकता है। तो इस तरह से यहाँ भी कालाबाजारी होने का थोड़ा सा चांस बना है। ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बिल कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। साथ ही बिचौलियों को रोजगार, ये दोस्तों जो भी थे, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना ही होगा कि बिचौलिए थे जो इनकम कर रहे थे थोड़ा बहुत, उनका भी रोजगार छीन रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना होगा। यद्यपि अब इसको आप जज करिएगा, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना ही होगा। अब हम दूसरे बिल की तरफ आते हैं, तो दोस्तों मैं इसको डिलीट करता हूँ। और हाँ तो दोस्तों आइए फिर से हम इसके सेकंड जो बिल है उसके बारे में चर्चा करने अब जा रहे हैं। दूसरा, पहले के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर लिए। दूसरा है कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रावधान क्या है, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले जैसे कि हम लोग किसान अपने उपज को उपाजते हैं और उसको मार्केट में ले आकर बेच देते हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे मार्केट में मंडी में ले आकर बेचते हैं, मंडी चाहे जो करे उसको। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या किया गया है, जो दूसरा बिल है इसमें प्रावधान किया गया है, जो प्रावधान है कि किसानों को बुआई से पहले ही, अब दोस्तों अगर इकोनॉमी थोड़ा सा भी पढ़े हुए तो सहकारी कृषि के बारे में जानते होइएगा, अनुबंध कृषि जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अनुबंध कृषि को ही प्रमोट कर रही है एक तरह से। तो अनुबंध कृषि क्या होता है, देखिए इस बिल में क्या प्रावधान है, किसानों को बुआई से पहले ही तय मानक के मुताबिक तय कीमत पर फसल बेचने का अनुबंध करने की अनुबंध करने की सुविधा होगी, ठीक है दोस्तों। मतलब कहने का क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि कोई किसान है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसान है, अगर वो आलू उपाजता है दोस्तों, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि वो क्या, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आलू उपाजता है, तो क्या करेगा ना कि अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो उसके साथ वो अनुबंध कर लेगा। क्या कर लेगा दोस्तों, अनुबंध कर लेगा कि आप इसमें यही सुविधा देगा, जो सुविधा दी है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। अनुबंध करेगा कि आप मुझे तकनीक दो, आधुनिक तकनीक दो, चाहे कंपनी बोलेगी, जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो आके बोलेगी कि तुम मेरे लिए आलू ये वाला नस्ल का तुम, जैसे सपोज कि एक्स नस्ल का आलू तुम उपाज दो जो चिप्स के लिए अच्छा है। तो वो किसान क्या करेगा, उससे करार करेगा कि हम उपाज सकते हैं, तुम मुझे इतना कीमत पे अभी तय कर लो, कि चाहे उस समय मार्केट में प्राइस जो भी हो, सपोज कि उस समय आलू का प्राइस 10-20 रुपये केजी है, तो अभी तय कर लेगा कि अभी सपोज कि इस समय प्रेजेंट मार्केट में 20 रुपये है, तो उस समय तय कर ले हमको 30 रुपये केजी के हिसाब से चाहिए। तो उस समय अगर 10 रुपये केजी हो जाएगा दोस्तों, फिर भी उसको 30 रुपया ही मिलेगा, चाहे और 40 रुपये हो जाएगा तो भी उसको 30 रुपये। इसी को अनुबंध कृषि, मतलब पहले ही करार कर लेना, पहले ही बता देना कि हमको इस भाव पे उस समय भी हम उपाज देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन जो भी उपज होगा तुम उसका खर्चा दे दो, मुझे इतना मुनाफा दे दो, और तुम उसमें जो उपज होगा उसको आप लेके चले जाना। समझ पा रहे हो दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं क्या, अनुबंध कृषि। तो ये अनुबंध कृषि को प्रमोट कर रहा है ये बिल जो है, और ये बिल मेरे अकॉर्डिंग बिल बहुत ही अच्छा है जो अनुबंध कृषि को प्रमोट कर रहा है। इससे इसका लाभ जो है, सरकार का जो तर्क है, इसको सरकार का तर्क भी आप लिख सकते हैं, क्या, सरकार का तर्क है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लिख सकते हैं विरोध का कारण। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो लाभ हानि लिखने के बजाय विरोध का कारण ही लिख दीजिए, तो ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे हानि भी लाभ हानि में लिखिएगा तो भी विरोध का कारण, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, अब देखिए इस बिल में प्रावधान यही किया गया है कि आप बुआई से पहले ही, अब जैसे कि अभी हम लोग गेहूं बो रहे हैं, तो गेहूं बोने से पहले ही हम किसी कंपनी से, जो आटा बनाती है कंपनी, उससे हम लोग क्या करेंगे, डील कर लेंगे, अनुबंध कर लेंगे कि आप मेरा जो गेहूं आप इतना रेट पे आप उपाजने के बाद से ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे फायदा क्या होता है, देखिए लाभ क्या है, सरकार का जो तर्क है वो क्या है, एक तो किसानों का जोखिम लेने की क्षमता। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता रहा था कि किसान अपने फसल को बेच भी नहीं पाता है, इतनी मजबूरी है, मार्केट में ऐसा चीज़ हो जाता है कि किसान अपने फसल को बेच भी नहीं पाता है, सड़ जाता है, उसके कहाँ, उसका जो खलियान में रखे फसल, आधा फसल सड़ जाता है। बहुत सारे किसान, आप देखे हो जाएगा, बहुत सारा वीडियो ऐसे भी वायरल होते हैं। तो किसानों को जोखिम लेने की
किसान का जोखिम कम होगा। यानी कि अब उपाजने के बस उसको ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमको बेचना है, इसको मार्केट में लेके बेचना है, प्राइस क्या होगी उस समय, क्या कैसे क्या होगा। उपाज दो, कंपनी आएगी लेके चली जाएगी। ठीक है, तो इससे पहला लाभ ये होने वाला है। दूसरा है खरीदार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब उसको खरीदार मार्केट में लेके बेचने या किसी संस्था को ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि मैंने गेहूं उपाजा चाहे मैंने आलू उपाजा है उसको तुम खरीदो। ठीक है दोस्तों, तो खरीदार ढूंढना नहीं पड़ेगा, पहले से खरीदार बैठा हुआ है क्योंकि वो पूंजी लगा रहा है। ठीक है, दूसरा ये लाभ हो गया। तीसरा हो गया किसान भय मुक्त हो गए। दोस्तों ऐसे जानते हैं कि भारत में जो कृषि है वो एक जुए के समान होती है, मौसम मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। आप यहाँ का सिंचाई व्यवस्था जानते हैं, सिंचाई व्यवस्था कितना कम है, आधारभूत संरचना के अभाव है। तो इस तरह से किसान जो है भय मुक्त होकर खेती करेगा कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं जैसे भी कृषि करूँगा, कंपनी का अगर उस लॉस जा रहा है तो कंपनी का लॉस जा रहा है, इस तरह से भय मुक्त होकर खेती का काम करे, कृषि का काम करे। ठीक है दोस्तों, किसानों को आधुनिक तकनीक मिले। अगर मैं सपोज कीजिए मैं किसान हूँ और मैं किसी कंपनी से डील कर रहा हूँ, तो मुझे आधुनिक हथियार सॉरी मैं गलती से IR में चला गया, आधुनिक हथियार बोल रहा हूँ। आधुनिक तकनीक देगा एग्रीकल्चर के लिए, बीज देगा, कीटनाशक देगा, आधुनिक जैसे आधुनिक बीज देगा, इस तरह से कि अच्छे क्वालिटी का बीज देगा कि ये वाला आलू उपाज जो बड़ा हो, चाहे सपोज कि 1 हेक्टेयर में इतना गेहूँ उपाज, सपोज कि 5 क्विंटल हम गेहूँ उपाज रहे हैं तो वो ऐसा बीज देगा जो 10 क्विंटल हो सके, इस तरह से होगा। तो आधुनिक तकनीक मिलेगी किसानों को। साथ ही आप सपोज कीजिए कि अगर कोई MNC है, इंटरनेशनल मार्केट में जो MNC बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, तो अगर किसानों का उपज, जैसे भारत में किसानों का उपज कोई MNC खरीद रही है तो उसको दूसरे देश के में सपोज कि भारत से खरीद कर अमेरिका में लेकर बेच रही है, तो इस तरह से किसान का जो उत्पाद होगा, भारतीय किसान का उत्पाद होगा, वो क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएगा। और इस तरह से भारतीय किसानों का जो होगा कि भारतीय किसान, भारत में भी ये चीज़ें उपाजी जाती हैं और अच्छे क्वालिटी का होता है, तो ये चीज़ें मार्केट में क्या होगा, किसानों का महत्व बढ़ाएगा और भारत का भी महत्व इस तरह से बढ़ेगा। अगला देखते हैं इससे हानि क्या है या विरोध का कारण क्या है। तो दोस्तों कंपनी शोषण कर सकती है। मान लीजिए जिस कंपनी, हम X कंपनी से हम डील कर रहे हैं कि तुम मेरा जो है उपज लेके जाओगे, तो कंपनी हो सकता है किसानों का शोषण कर सकती है। सबसे पहला हानि तो ये हो सकता है, या फिर इसके पीछे का जो शंका जताया जा रहा है ये हो सकता है, विरोध का कारण यही है। दूसरा कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो लाभ है, अब सपोज कीजिए कि भारत में मैक्सिमम जो किसान हैं वो छोटे और मझोले किसान हैं, जिसके पास 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है। वो अगर किसी MNC से डील करना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो दोस्तों मैं उसमें तो अपने खाने के लिए ही कुछ उपाज सकता हूँ, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो हम उसको बेच सकते हैं, न कि किसी MNC से डील कर सकते हैं। क्योंकि MNC में अगर डील करेगी जिसके पास 200 एकड़ 400 एकड़ ज़मीन है, उसी से डील करेगी। कोई बड़ी कंपनी है, चाहे कोई भी बड़ा कंपनी है, तो वो उसी से डील करेगी जो क्या बड़ा किसान होगा। तो इस तरह से सिर्फ बड़े किसानों ही डील कर पाएगा इस बिल से, और इसमें छोटे किसानों के लिए कुछ खास लाभ नहीं दिख रहा है। फिर भी ये बिल अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बिल मैं मान रहा हूँ इसको। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये बिल क्या है। तीसरा बिल है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तीसरा लिख रहा हूँ दोस्तों। और आप अगर इसको लिखना चाहे तो इसी तरह से लिखिएगा, एग्जाम में भी आ रहा है तो आप इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अपने कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं तो इसको इसी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं तीसरा लिख रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों दो बिल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, तीसरे पे आते हैं। और तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। क्या है? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दोस्तों एक बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये बिल उसी में संशोधन करके लाया गया है। क्या बिल है वो? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है दोस्तों, 1955 उसी में संशोधन करके ये बिल लाया गया है। दोस्तों मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँ, प्रावधान में इसलिए मैं खाली छोड़ा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करना होगा इसमें, और वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच गया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद वाला वीडियो है, बहुत ही फायदा करने वाला वीडियो है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख लीजिए, ये बिल जो था 1955 में लाया गया था। उस समय जैसे दोस्तों हाल ही में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उस समय भूखमरी, गरीबी, ये सब जो चीज़ें थी बहुत ही हाईली थी भारत में, आप जैसे जानते हैं। तो उस समय होता क्या था दोस्तों, एक तो उपज कम थी हमारे पास, और सेकंड थिंग क्या था, जो भी उपज थी उसको कुछ व्यापारी जो होते थे जो
एजेंट के तौर पे काम करते थे। वो क्या करते थे कि किसानों से उनकी जो उपज थी, जो थोड़ा बहुत कोई किसान होता था उस समय भी जो थोड़ा ज़्यादा उपज कर लेता था तो उसको खरीद लेते थे और मार्केट में उसको जमाखोरी करते थे। जमाखोरी करके और उसको अपने जैसे चाहे उस भाव पे उसको बेचा करते थे, क्योंकि भूखमरी थी दोस्तों, तो लोगों की मजबूरी थी खरीदना। तो गवर्नमेंट ने उस समय एक बिल लाई, उस समय एक बिल लाई थी क्या, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे। उस समय का प्रावधान ये था कि गवर्नमेंट ने कुछ वस्तुओं की सूची जारी की। क्या जारी की दोस्तों? तो सूची जारी की, कुछ वस्तुओं की सूची जारी की, सूची। और उसमें प्रावधान ये किया गया कि कुछ वस्तु जो सूची में वस्तु है उसको एक लिमिट में ही कोई व्यक्ति खरीद कर स्टोर कर सकता है। सपोज कीजिए कि उसमें अगर प्याज था, प्याज या आलू अगर हम मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये था भी, तो इसमें क्या है कि आप इसको सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट बोल दी कि आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं, कोई व्यक्ति या संस्था है, लेकिन 10 क्विंटल ही खरीद सकते हैं। कितना खरीद सकते हैं? 10 क्विंटल ही खरीद सकते हैं उसको स्टोर करने के लिए। 10 क्विंटल से ज़्यादा आप इसको नहीं खरीद सकते, ये प्रावधान था। अब इस विधेयक में क्या लाया गया है? इस विधेयक में लाया है कि ये जो सूची थी कि गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए कि एक्स वस्तुओं की सूची दे दी थी। अब मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा न खींचूंगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ आपको। एक्स वस्तुओं की सूची दी थी कि ये जो वस्तु है इसको आप 10 क्विंटल से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट उस सूची से कुछ वस्तुओं को हटा रही है, जैसे दलहन हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इत्यादि वस्तुओं को हटा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे बवाल मचा हुआ कि अब जो उस वस्तु से हटा रही है, तो गवर्नमेंट का तर्क ये है कि अब जो है इसका जो उत्पादन है ये आवश्यकता से ज़्यादा हो गया है और इसको स्टोर करना मतलब गवर्नमेंट के बस की बात नहीं रह गई। जैसे कि आप जानते हैं, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो क्या गवर्नमेंट चाह रही है कि अब इसको मतलब कोई व्यक्ति या उद्योगपति है, चाहे कोई संस्था है, वो भी खरीदे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले आके बेच सकती है, या उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले आके उसका निर्यात करे। सबसे अच्छा वर्ड है कि उसका निर्यात करे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये गवर्नमेंट बिल ला रही है और कुछ वस्तुओं को निकाल रही है। हालांकि ये आपातकाल की स्थिति में, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया, उस समय ये बिल जो है अपने पूर्वावस्था में आ जाएगी, यानी कि उसको उस समय उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये भी प्रावधान किया गया है, ऐसा कुछ प्रावधान इसमें किया गया है कि आप आपातकाल की स्थिति में इसको फिर से ये वाला बिल लागू नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इससे लाभ क्या हो सकता है दोस्तों, आप जान गए। तो लाभ ये है कि व्यापारी खरीद कर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकेगा, यानी कि उसका निर्यात कर सकेगा। सपोज कीजिए कि आलू है, प्याज है, दलहन है, तिलहन है, जो भी है, जो इस सूची से बाहर कर रही है दोस्त, तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले आकर निर्यात कर सकते हैं। कोई व्यापारी है, कोई भी है, जो भी है, तो उसको निर्यात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला लाभ ये हो गया। दूसरा है किसान भंडारण कर सकता है। सपोज कीजिए कि किसान, अगर किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, अब किसान उसको मजबूरी था पहले बेचना, क्योंकि उसको खुद भंडारण भी नहीं कर सकता था। अब क्या कर सकता है, अगर उसके पास संसाधन है तो खुद भी भंडारण कर सकता है और खुद भी उसका निर्यात कर सकता है इस बिल सूची से हटाने के बाद से। तीसरा है, अगर सपोज कीजिए कि मैं ही कोई फैक्ट्री चलाना चाहता हूँ, मैं ही कोई फैक्ट्री नया खोलना चाहता हूँ, तो पहले क्या होता था कि हम सपोज कीजिए कि मैं चिप्स बनाने का फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चिप्स बनाने का फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ और मुझे आलू की आवश्यकता है, तो मुझे मंडी जाना पड़ता था आलू के लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे झेलने पड़ते थे, टैक्स दो, ये करो। अब आप क्या करें, अब डायरेक्ट आप किसान से ले सकते हैं और डायरेक्ट किसान से लेकर कंपनी लगाने में आसानी होगी आपको। आप किसान से ये तीनों बिल के माध्यम से अनुबंध करके ले लीजिए, या फिर कोई कंपनी अगर नया खुद आपको मंडी जाने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से। तो ये भी फ़ायदा है थोड़ा सा, ये भी, इससे भी एक फ़ायदा है। लेकिन इसके पीछे का विरोध का कारण क्या है, या फिर इसमें आशंका क्या जताई जा रही है कि जो व्यापारी खरीद करेंगे, सपोज कीजिए कि आलू ही है, तो आलू का बड़े बड़े व्यापारी हो सकता है कि हज़ारों टन उसको खरीद के स्टोर कर सकते हैं और मार्केट में जब फिर से उसका दाम हाई होगा, महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उस आलू की कीमत अगर सपोज कीजिए कि अभी 10 रुपये के जी है, मान लीजिए कभी 40 रुपये के जी हो जाता है, तो जब 40 रुपये होगी तो इस समय ये स्टोर कर लेगा और इस समय ये बेचेगा। तो ये भी इसके पीछे का जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो ये था हमारा कृषि बिल, तीनों विधेयक। इसके पीछे विरोध का क्या कारण है, इससे लाभ क्या है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो दोस्तों। तो मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है, अगर आपको लगता है ऐसा तो कुछ आप भी अपना बताइएगा। एक बात और यहाँ पे मैंने बीच में बोलना भूल गया था, वो ये है
कि दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है कि ये बिल जो है एमएसपी को बर्बाद कर देगा, एमएसपी खत्म करने पे है। तो दोस्तों इससे एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी अब मैं बताऊंगा इकॉनमी जब हम लोग पढ़ेंगे तो एमएसपी क्या चीज़ होता है। अभी आप सब मान लीजिए कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, तो इसका होता है ना कि अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट डिसाइड कर देते हैं, जैसे गेहूं का मूल्य मैं मान लेता हूँ एक्स डिसाइड कर दी, एक्स रुपीज़ किलो, तो इससे कम मूल्य इस इतना पे मार्केट में, अगर इससे ज़्यादा मूल्य पर मार्केट में बेच सकते हैं तो आप बेच दीजिए, और इतना मूल्य पर अगर बेचना है, इससे कम मूल्य मत बेचिए, एक्स मूल्य पर गवर्नमेंट इसको खरीद सकती है। समझ रहे मेरी बातों को? ये है कि एक्स मूल्य पर गवर्नमेंट खरीदने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा मूल्य अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप बेच सकते हैं, कम मूल्य मिल रहा है तो मत बेचिए, एक्स मूल्य पे क्या गवर्नमेंट खरीद लेगी, मतलब न्यूनतम मूल्य आपको दे देगी। ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। और एमएसपी से इसका कोई लेना देना नहीं, इस बिल का कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ये तीनों बिल यही हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, विरोध का कारण जो है ये पॉलिटिकली है। आप जानते हैं छिटपुटी विरोध हो रहा है, ज़्यादा विरोध नहीं। सपोज कीजिए कि इससे पंजाब और हरियाणा इसी एरिया में थोड़ा बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो अब आप बताइए कि ये बिल कितना फ़ायदेमंद है, और विरोध हो रहा है तो क्या वास्तव में विरोध तार्किक है या फिर अतार्किक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, और हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन कीजिए चैनल को, वेलकम है, आपका स्वागत है इस चैनल पे, और जुड़िए हमसे, हम लोग मिलकर अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे अब जाने की अनुमति दीजिए, और मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी के आधार पर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।